Hello friends, in this video I will discuss about UJT। तो देखिए ये UJT होता क्या है। UJT का मतलब है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। जनरली आप लोग जो जानते हैं, जो ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा है, उस ट्रांजिस्टर में आपने देखा होगा कि दो जंक्शन हुआ करता है। जैसे ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा है तो उसमें इमीटर बेस कलेक्टर होता है, तो इमीटर और बेस के बीच में एक जंक्शन होता है और कलेक्टर और बेस के बीच में एक जंक्शन होता है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली दैट इज़ द टू जंक्शन ट्रांजिस्टर। लेकिन ये जो है ये भी एक ट्रांजिस्टर है जिसमें क्या है, एक ही जंक्शन है, इसलिए इसका नाम हम ऐसा कह सकते हैं दिस इज़ द यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो देखिए इसको बनाया कैसे गया है। इसको बनाने के लिए एक सबस्ट्रेट लिया गया है एन टाइप का एक सबस्ट्रेट लिया गया है, एन टाइप मटेरियल है। और इस एन टाइप के मटेरियल के मिडिल में, मध्य में, लगभग मध्य में इसमें क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट मटेरियल की डोपिंग करते हैं, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग कर देते हैं। तो जब एक्सेस डोपिंग ट्राईवैलेंट मटेरियल की कर देंगे तो ये इतना पार्ट जो है कन्वर्ट हो जाता है पी टाइप में, मतलब ये इतना पार्ट क्या है, पी में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये यहाँ पे एक जंक्शन बन गया। ये जो लाइन है हम कह सकते हैं दिस इज द जंक्शन व्हिच जॉइंट्स दिस पी टाइप मटेरियल विद एन टाइप मटेरियल। तो पी एन जंक्शन है, हो गया, मतलब इधर पी है इधर एन है, तो हम कह सकते हैं क्या बन जाएगा, एक पी एन जंक्शन डायोड बन जाएगा। और यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट है इसके दोनों एंड्स पर ओमिक कांटेक्ट के थ्रू दो टर्मिनल्स हम कनेक्ट करते हैं। तो इन्हीं टर्मिनल्स को हम कह सकते हैं दीज आर द बेस वन, दिस इज द B1 दैट इज द बेस वन, एंड दिस इज द B2 विच इज बेस 2। दिस इज बेस 1 एंड दिस इज बेस 2। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है। ये जो है इसका इक्विवेलेंट, दिस इज द सिंबल ऑफ दिस UJT। इस UJT का ये सिंबल है। अच्छा, इस टर्मिनल में देखिए ये जो टर्मिनल है जो P से कनेक्टेड है, इस टर्मिनल को हम कह सकते हैं दिस इज द इमीटर, एंड दीज टू टर्मिनल्स आर बेस 1 एंड बेस 2। तो देखिए इसका अगर हम इक्विवेलेंट देखें तो इसका इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो है पूरा होमोजेनियस मटेरियल है यहाँ से यहाँ तक। तो होमोजेनियस मटेरियल की वजह से इस पूरे एन टाइप सबस्ट्रेट को हम ट्रीट कर सकते हैं लाइक ए सिंगल रेजिस्टेंस। अब ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के लगभग मध्य में ये जो है पी टाइप मटेरियल कनेक्टेड है। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब एक पीएन जंक्शन डायोड है जो इसके ऊपर का जो पार्ट है, ये इसके ऊपर के पार्ट का कुछ एक रेजिस्टेंस होगा, इसके नीचे के पार्ट का कुछ एक रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के जॉइंट पर क्या है, ये पीएन जंक्शन डायोड क्या है, कनेक्टेड है। तो इस तरह से इसको जो है हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो है ये RB1 है, एक रेजिस्टेंस है RB1 एंड दिस इज द RB2। ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल के इतने पार्ट की वजह से अपना एक रेजिस्टेंस और इतने पार्ट की वजह से एक दूसरा रेजिस्टेंस। तो इन्हीं दोनों रेजिस्टेंसेस जहाँ पे जुड़ रहे हैं इसी जगह पर ये जो है हमारा पीएन जंक्शन डायोड जुड़ा हुआ है। तो ऐसा हम इस पर दिखा सकते हैं। तो इसमें ये टर्मिनल हमारा बेस 1 हो गया, ये टर्मिनल हमारा बेस 2 हो गया, ये वाला टर्मिनल हमारा क्या हो गया, एमीटर हो गया। तो इसमें देखिए अगर जो है ऐसा हम कुछ एक वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, अगर हम इस पर वोल्टेज कनेक्ट कर रहे हैं बिटवीन बेस टू बेस, दिस इज बेस 1, दिस इज बेस 2, एंड हियर दिस इज द वोल्टेज which we can say that voltage between base to base, VBB, V for voltage and VB for base to base. तो this is the voltage between base to base। और यहाँ पर अगर हम कुछ एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो क्योंकि ये इमीटर पर अप्लाई किया जा रहा है इसलिए इस वोल्टेज को हम कह सकते हैं दिस इज द VE। देखिए अगर ये वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पर जो वोल्टेज आएगा वो कितना होगा, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। देखिए आप जानते होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि
ये दो रेजिस्टेंसेज हैं और इससे जो है ये कोई एक वोल्टेज कनेक्टेड है। मान लेते हैं कि ये वोल्टेज जो है अगर है 10 वोल्ट का और इसमें एक रेजिस्टेंस है 3 ओम और एक रेजिस्टेंस है 7 ओम, तो इस पे जो वोल्टेज आएगा 7 पर कितना आएगा, 7 पर जो वोल्टेज है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको कह रहे हैं कि ये R1 है ये R2 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो VR1 होगा ये वाला, इसका मान क्या होगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। तो कितना बन जाएगा R1 फॉर 7 ओम, 7 प्लस 3 इंटू 10, तो कितना बन जाएगा 7 वोल्ट। तो इस तरह से हम वोल्टेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट ए के वोल्टेज को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पॉइंट ए का जो वोल्टेज होगा वह इक्वल होगा किसके, RB2 पर जो वोल्टेज आएगा इसी वोल्टेज के बराबर होगा। इस रेजिस्टेंस RB2 पर जो वोल्टेज आएगा यही वोल्टेज पॉइंट ए का वोल्टेज होगा। तो ये वोल्टेज कितना होगा, इसको हम इसी तरह का जो अभी हमने वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया ये वाला, इसी के बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, इसको हम कर सकते हैं देन वोल्टेज एट पॉइंट ए दैट इज़ VA, मतलब यहाँ का वोल्टेज ये कितना हो जाएगा RB2 डिवाइडेड बाई RB1 प्लस RB2 इंटू VBB। इसी इतने को हम कर सकते हैं ईटा इंटू VBB। तो ईटा इक्वल टू बेसिकली हुआ क्या, RB2 डिवाइडेड बाई RB1 प्लस RB2। इसी को हम बोलते हैं दिस इज द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो वैल्यू ऑफ ईटा डिपेंड्स ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो UJT बनाया गया है ये बना किस प्रकार है, इस पर डोपिंग रेशियो क्या है, जो P टाइप मटेरियल हम इसमें बना रहे हैं उसमें क्या डोपिंग रेशियो है। तो ओवरऑल इसकी बनावट पर निर्भर करता है कि जो ईटा आ रहा है इस ईटा की वैल्यू क्या होगी। तो वैल्यू ऑफ ईटा बिकम्स फ्रॉम, टिपिकल वैल्यू ऑफ ईटा बिकम्स फ्रॉम 0.51 टू 0.82, मतलब जनरली जो है जो UJT मिलता है उस UJT की जो वैल्यू होती है, UJT में जो ईटा की वैल्यू होती है वो 0.51 टू 0.82 के बीच में होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम समझना चाहें कि कैसे वर्क करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये सर्किट है, ये इतना क्या है, ये इतना जो है UJT है। तो ये UJT वर्क कैसे करेगा, तो इसके लिए जो है हम इसका एक सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम से आप चीज़ों को थोड़ा सही से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा क्या है VBB। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि लेट वैल्यू ऑफ दिस VBB इज़ 20 वोल्ट, जो ये वोल्टेज है कितना है 20 वोल्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट ए पर जो वोल्टेज आएगा वो कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमने 8 ओम का रेजिस्टेंस मान रखा है। RB2 का मान हमने 8 ओम माना है, RB1 का मान हमने 12 ओम माना है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट ए का वोल्टेज हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 12 इंटू 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इमीटर है, इमीटर पर एक बैटरी है जिसका नाम है VEE और इसी के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो इस पॉइंट E पर, ये जो पॉइंट E है इस पॉइंट E का वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। इसका रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इस पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा मतलब यहाँ पर वोल्टेज का मान हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस तरह से हम इस रेजिस्टेंस के मान को बदल के पॉइंट E पर वोल्टेज के मान को बदल सकते हैं। सिंपली अगर हम ये कहें कि अगर रेजिस्टेंस हटा के हम सिंपली हम कहें कि यहाँ पे जो बैटरी है ये कुछ इस तरह की है कि ये वेरिएबल है, तो हम इसी को हम क्या कर सकते हैं, दिस VEE इज़ द इनपुट वोल्टेज। तो इस इनपुट वोल्टेज के बदलने से क्या होगा, ये वोल्टेज का मान चेंज होगा और ये चेंज होगा तो इसमें फ्लो होने वाली करंट चेंज होगी।
तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे 20 वोल्ट का वोल्टेज दिया तो इस पॉइंट ए पर जो वोल्टेज आया वो 8 वोल्ट आ गया। अगर हम चाहते हैं कि ये डायोड कंडक्ट करे, अगर ये डायोड सिलिकॉन का बना है तो इसका मतलब ये है कि इस डायोड का जो वोल्टेज होना चाहिए, अगर हम चाहें कि ये कंडक्ट करे तो जो VD का मान होना चाहिए, VD वोल्टेज एट डायोड, दिस शुड बी ग्रेटर आर इक्वल देन 0.7 वोल्ट। ये 0.7 से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? देखिए VD का जो मान होगा वो कितना होगा, जो VD का मान होगा, VD इक्वल टू हो जाएगा हमारा VE माइनस VA। VD इक्वल टू मतलब डायोड पर जो वोल्टेज होगा, इसके इमीटर पर जो वोल्टेज है ये, माइनस इसके कैथोड पर जो वोल्टेज, मतलब इसके एनोड का वोल्टेज माइनस इसके कैथोड का वोल्टेज, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। इसका मीनिंग ये है कि अगर हम चाहते हैं कि इस डायोड के थ्रू कंडक्शन हो तो जो यहाँ पे VE का मान है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 8.7 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए का जो वोल्टेज है वो कितना है, 8 वोल्ट है, तो इसलिए यहाँ का जो वोल्टेज होना चाहिए एटलीस्ट होना चाहिए 8.7। तो थोड़ा सा इसके ग्राफ, इसकी वर्किंग को समझने से पहले आप थोड़ा सा ये डाटा आप समझेंगे तो चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे माना कि हम VEE को वेरिएबल मान रहे हैं, या सिंपली अगर हमें कहें कि अगर हम इस रेजिस्टेंस को बदलेंगे तो यहाँ का वोल्टेज बदलेगा, तो हम डायरेक्टली इसको मान रहे हैं कि ये हम इसको बदल रहे हैं, ये वाला वोल्टेज बदल रहे हैं। तो यही हमने लिखा है, मान लेते हैं कि हमारा जो है VEE जो कि इनपुट वोल्टेज है, अगर इसको हमने 1 वोल्ट किया तो इसका मतलब जो VEE होगा, VE होगा ये वाला वोल्टेज, पॉइंट E का वोल्टेज। पॉइंट E का जो वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। पॉइंट E का वोल्टेज 1 वोल्ट होगा, और जो है ठीक है, पॉइंट E का वोल्टेज 1 वोल्ट होगा और पॉइंट A का वोल्टेज 8 वोल्ट होगा, तो डायोड पर जो वोल्टेज होगा 1 माइनस 8 माइनस 7 वोल्ट होगा। तो -7 वोल्ट है, मतलब डायोड रिवर्स बायस में है, तो इसमें कुछ एक लीकेज करंट फ्लो करेगी। मानते हैं हम कि ये लीकेज करंट कितना है, 200 माइक्रो एम्पियर है। इसी तरह से अगर हमने इस इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ा दिया तो ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, ये वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो इसमें यहाँ का तो वोल्टेज कांस्टेंट ही है, तो ये डायोड पर जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, और घट गया। मतलब डायोड की जो रिवर्स बायस है, मतलब इस वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं अगर VEE को, और बढ़ा कैसे रहे हैं, बाई चेंजिंग दी वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके, मतलब इसको बढ़ा के इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वो हम बढ़ा रहे हैं। तो जब ये बढ़ रहा है तो इस डायोड का अभी जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जब ये घटेगा तो इस डायोड से जो फ्लो होने वाली लीकेज करंट होगी, उस लीकेज करंट का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से हम एक एज्यूम्ड डाटा हमने ऐसा शो किया है। जैसे हमने कहा कि हमने इनपुट वोल्टेज के मान को 2 वोल्ट किया तो पॉइंट E पर वोल्टेज 2 वोल्ट होगा। यहाँ पे पॉइंट A का वोल्टेज जो है, पॉइंट A का वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो इस तरह से 2 माइनस 8 माइनस 6 वोल्ट होगा, मतलब रिवर्स बायस घट गई। जब रिवर्स बायस घट गई तो अब जो लीकेज करंट का मान होगा वो भी क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने 3 दिया तो ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, -5 वोल्ट हुआ, मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज और घट गया। जब ये और घट गया तो लीकेज करंट का मान क्या होगा, और घटेगा। इसी तरह से जब हमने वोल्टेज और बढ़ाया तो इस पे जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो और कम हुआ। जब ये और कम हुआ तो लीकेज करंट का मान क्या हुई, और कम हुई। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में हम जैसे जैसे इस इनपुट वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाएंगे, इस यहाँ के वोल्टेज के मान को बढ़ाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज का मान बढ़ेगा और यहाँ का वोल्टेज का मान बढ़ेगा, तो इस डायोड की जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो क्या होगी, धीरे धीरे घटेगी।
तो जब ये घटेगी तो इसका मतलब इससे जो फ्लो होने वाली ये करंट है, यहाँ से जो करंट जा रही है, जिसका नाम यहाँ पे हम रख रहे हैं IE, मतलब करंट थ्रू द इमीटर, IE इमीटर करंट। तो ये जो करंट है, इस इमीटर करंट का मान क्या होगा, घटेगा। इसको अगर हम इस वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाएं तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ता जाएगा, पॉइंट E का वोल्टेज, और पॉइंट E का वोल्टेज बढ़ेगा तो धीरे धीरे पॉइंट E का वोल्टेज इतना हो जाएगा कि वो पॉइंट A के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा 0। जब डायोड पर वोल्टेज 0 हो जाएगा तो डायोड से फ्लो होने वाली करंट भी क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। 8 है, हमने वोल्टेज दिया यहाँ पे, इनपुट वोल्टेज 8 है, तो पॉइंट E पर वोल्टेज 8 हो जाएगा। डायोड के कैथोड पर वोल्टेज जो है पॉइंट A का वोल्टेज होगा वो पहले से 8 है, तो 8 - 8 क्या हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया तो इसमें जो करंट थी IE इमीटर करंट, ये भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी तरह से अब अगर हम इसकी रिवर्स बायस अब ख़त्म हो गई। अब अगर हम जो है पॉइंट E का वोल्टेज और बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, इस वोल्टेज के मान को, मतलब इस रेजिस्टेंस के मान को और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वोल्टेज का मान और बढ़ेगा। जब ये वोल्टेज का मान और बढ़ेगा तो डायोड क्या होगा, अब रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में होना शुरू हो जाएगा। हमने 8.1 दिया तो 8.1 आएगा, यहाँ पे 8 है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज 0.1 होगा, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में तो हुआ, लेकिन जब तक डायोड का नी वोल्टेज नहीं, डायोड पर जो वोल्टेज है वो उसके नी वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, तब तक उसमें जो कंडक्शन है वो नहीं होगा, उसमें जो करंट फ्लो होगी वो बहुत कम होगी, जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस लीकेज करंट। तो अभी भी ये हम कह सकते हैं फॉरवर्ड बायस लीकेज करंट के बराबर की करंट अभी फ्लो हो रही है। इसको अगर और बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ा, 0.2 वोल्ट हो गया, तो फॉरवर्ड बायस लीकेज करंट का मान कुछ बढ़ गया है। और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। अब इसके बाद देखिए, इसमें जो मेन बात है वो ये है कि जैसे ही हम वोल्टेज यहाँ पे 8.7 देंगे तो पॉइंट E का वोल्टेज 8.7 हो जाएगा, पॉइंट A का जो वोल्टेज है वो अभी भी 8 ही है, तो अब डायोड पर जो वोल्टेज हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे डायोड का क्या हो गया, नी वोल्टेज आ गया है। नी वोल्टेज मतलब डायोड पर जो वोल्टेज होगा वो नी वोल्टेज के बराबर हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है, इक्वल टू नी वोल्टेज। जब नी वोल्टेज के इक्वल हो गया तो क्या होगा, डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, और जब डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा, देखिए तब क्या होगा, जब ये डायोड कंडक्ट करना शुरू करेगा तो इस डायोड के पी टाइप सेमीकंडक्टर से क्या होंगे, होल जो है इंजेक्ट होंगे, यहाँ से इसमें होल इंजेक्ट होंगे, और ये जो होल इंजेक्ट हुए ये होल क्या होंगे, किधर की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ से जो होल इंजेक्ट हुए तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से बैटरी कनेक्ट है, ऐसे इस तरह से बैटरी कनेक्ट है। तो ये जो बैटरी कनेक्ट है तो इन होल्स पर ऊपर की तरफ से रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव पोलरिटी है, तो पॉजिटिव, और ये होल्स भी, होल्स पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए होल जो है पॉइंट बेस B1 की तरफ नहीं जाएंगे, ये B2 की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेगेटिव पोलरिटी कनेक्ट है B2 से, तो ये नेगेटिव पोलरिटी क्या करेगी, होल्स को अट्रैक्ट करेगी, इसलिए जो भी होल इसमें इंटर हुए क्या होंगे, नीचे की तरफ मूव करेंगे, और नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्या होंगे, ये न्यूट्रलाइज होंगे। तो जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक होल इसमें क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। न्यूट्रलाइज हो गया। जब ये न्यूट्रलाइज हुआ तो इसके न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा कि इस वाले रीजन में, RB2 वाले रीजन में, इसके RB2 का जो मान है RB2, इसका मान क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा।
क्यों? क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन कम हो गए। जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो इसके डिक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट ए था, ये जो पॉइंट ए था, यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब ये डिक्रीज कर जाएगा और यहाँ का वोल्टेज फिक्स है तो इसका मतलब यहाँ का वोल्टेज डिक्रीज़ किया। जब यहाँ का वोल्टेज डिक्रीज़ किया तो इसका मतलब डायोड की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ गई। जब ये बढ़ गई तो इसमें और करंट फ्लो करेगी, और करंट फ्लो करेगी तो और होल्स इंजेक्ट होंगे, और होल्स इंजेक्ट होंगे तो और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ न्यूट्रलाइज करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और कम होंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, और घटेगा। रेजिस्टेंस और घटेगा तो इस पॉइंट ए पर जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, और घटेगा। क्योंकि पॉइंट ए का वोल्टेज किस पर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट ए का जो वोल्टेज है RB2 पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, देखिए ये फार्मूला लिखा है VA = RB2 बाई RB1 + RB2। अगर ये मान अधिक होगा, अगर ये बढ़ता है, अगर ये अधिक होगा तो ये अधिक होगा, और अगर हम कहें कि अगर ये कम हो रहा है तो ये भी मान क्या होगा, कम होगा। तो इसमें हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जैसे जैसे इसमें होल इंजेक्ट होंगे, जैसे इसमें जब कंडक्शन स्टार्ट हुआ तो कुछ होल इंजेक्ट हुए। जब होल इंजेक्ट हुए तो ये बेस B2 की तरफ आएंगे, क्योंकि ऊपर जा नहीं सकते, ऊपर जो है पॉजिटिव पोलरिटी है जो कि रिपेल करेगी। तो ये होल नीचे की तरफ आएंगे। जब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों से न्यूट्रलाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को घटाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी तो इसकी वजह से इस RB2 रेजिस्टेंस का मान घटेगा। जब ये घटेगा तो इसकी वजह से जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर वोल्टेज घटेगा। जब ये वोल्टेज घटेगा तो इसका जो डायोड का जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो क्या होगा, और बढ़ेगा। जब ये और बढ़ेगा तो इसमें जो करंट है, मतलब IE करंट का मान क्या होगा, और बढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें करंट बढ़ना शुरू हुई तो करंट बढ़ती चली जाएगी, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये घटता चला जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ का वोल्टेज घटेगा, और जब ये वोल्टेज घटेगा तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है पॉइंट E पर, ये किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ फार्मूला हम इधर लिखे हैं, ये देखिए यहाँ पे इतने में अगर KVL लगाएं तो ये किसके बराबर होगा। देखिए VE जो होगा ये किसके बराबर होगा, ईटा इंटू VBP। पॉइंट ए का वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा, ईटा इंटू VBP के बराबर होगा, प्लस डायोड वोल्टेज। मतलब डायोड का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज, पॉइंट ए का वोल्टेज, या इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज, ये किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट E के वोल्टेज के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं जब ये मान घट रहा है, सिंपली ये क्या है, देखिए R, इसी को लिख सकते हैं VE = VA + VD। तो अभी जैसे इसमें क्या है कि जैसे जैसे कंडक्शन हो रहा, करंट का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये मान क्या हो रहा, घट रहा है। जब ये मान घटेगा तो इसके घटने की वजह से क्या होगा, ये वाला मान भी घटेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर यही है। तो देखिए इसी को हम एक एज्यूम्ड डाटा के बेस पे हम समझाने का प्रयास किए हैं। जैसे हमने कहा कि जैसे ही इसमें कंडक्शन स्टार्ट हुआ 8.7, यहाँ जैसे हमने इनपुट वोल्टेज 8.7 किया तो पॉइंट E का वोल्टेज 8.7 हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट ए का वोल्टेज 8 फिक्स था शुरू में, तो डायोड पर वोल्टेज 0.7 हुआ, तो डायोड कंडक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि नी वोल्टेज वाली कंडीशन आ गई। तो जैसे ही इसमें कंडक्शन स्टार्ट हुआ करंट का मान बढ़ेगा, करंट का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा होल्स इंजेक्ट होंगे V2 में। जब होल्स इंजेक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होगा तो इसमें जो RB2 रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस घट जाएगा तो डायोड की जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो क्या हो गई, और बढ़ गई। जब ये और बढ़ गई, बढ़ी क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज हो गए इलेक्ट्रॉन्स तो रेजिस्टेंस कम हुआ, रेजिस्टेंस कम हुआ तो पॉइंट ए का जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, घट गया। तो जब घट गया तो क्या हुआ, इसका जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है बढ़ गया। जब ये बढ़ गया तो यहाँ पर करंट का मान और बढ़ गया, करंट का मान और बढ़ गया तो और ज़्यादा होल इंजेक्ट होंगे, और होल इंजेक्ट होंगे तो इसका मतलब और इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो और करंट बढ़ेगी।
तो करंट तो बढ़ रही है और करंट बढ़ेगी तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस और घटेगा, रेजिस्टेंस और घटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पॉइंट ए का वोल्टेज और घटेगा। जब वोल्टेज और घटेगा तो डायोड की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज क्या होगी, और बढ़ेगी। जब ये और बढ़ेगी तो करंट का मान और बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या होगा, इसमें एक रीजनरेटिव एक्शन होता है कि जब करंट बढ़ना शुरू होती है तो करंट बढ़ती जाती है और वोल्टेज का मान क्या होता है, घटता जाता है। ये प्रक्रिया कब तक चलती है, कुछ समय तक चलती रहती है। इसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि वोल्टेज का जो घटना है वो रुक जाता है, जिसको हम कह सकते हैं सैचुरेशन वाली कंडीशन आ गई। उसके बाद यदि हम वोल्टेज को, इनपुट वोल्टेज के मान को और बढ़ाते हैं, जैसे इसमें से होल इसमें इंजेक्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म होते जा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पे हो सकता है सारे इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो जाए या सारे नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन हैं, तभी ऐसी स्थिति आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है और ज़्यादा न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तो हम उस स्थिति को बोलेंगे सैचुरेशन। तो मतलब कि फर्दर जो है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो उस समय जो है अगर होल इंजेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे होल कलेक्ट होना शुरू होंगे। तो अब इसके बाद अगर यहाँ का वोल्टेज बढ़ता है पॉइंट ई का, तो इस वोल्टेज के बढ़ने से क्या होगा, यहाँ का रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा तो इस पॉइंट ए का मान बढ़ेगा। मतलब हम कह सकते हैं अब जब यहाँ का मान बढ़ेगा तो पॉइंट ई पर जो वोल्टेज है वो भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या हुआ, मतलब कि सैचुरेशन के बाद यदि इनपुट वोल्टेज के मान को और बढ़ा रहे हैं तो इसमें करंट का भी मान बढ़ रहा है और वोल्टेज का भी मान बढ़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर आप पॉइंट वाइज देखेंगे तो कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं, इफ़ वी चेंज द वैल्यू ऑफ आर ई, अगर हम आर ई के मान को चेंज करते हैं, देन बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ आर ई वी कैन चेंज वी आई एंड हेंस वैल्यू ऑफ वी ई आल्सो में चेंजेस। मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल इनपुट वोल्टेज के मान को हम बदल सकते हैं। जैसा हमने कहा कि डायग्राम कहाँ है, ये है, देखिए इसमें हमने कहा कि अगर हम इस आर ई के मान को बदलते हैं तो इसी को अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो वोल्टेज है अगर इसको हम वी आई कह रहे हैं तो वी आई का मान क्या होगा, चेंज होगा। जब ये चेंज होगा तो इसका मतलब ये चेंज होगा, वी ई। ठीक है। इनिशियली एज वी इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ वी आई, हम अगर वी आई के मान को बढ़ाते हैं, मतलब ये वी आई क्या है, इनपुट वोल्टेज, बाई चेंजिंग आर ई इन सेम प्रपोर्शन रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ डायोड डिक्रीजेस। देखिए हमने कहा कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, डायोड का जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो क्या हो रहा, घट रहा। देखिए हमने 1 वोल्ट दिया तो रिवर्स बायस वोल्टेज इसका -7 वोल्ट था, 2 दिया -6 हो गया, 3 दिया -5 हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे डायोड पर जो रिवर्स बायस वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब रिवर्स बायस वोल्टेज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब जो लीकेज करंट का मान होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इनिशियली एज वी इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ वी आई दैट इज द इनपुट वोल्टेज बाई चेंजिंग आर ई इन सेम proportion reverse bias voltage of diode also decreases and hence current through diode that is IE which is leakage current also decreases। लीकेज करंट का भी मान, मतलब जो IE है जो कि लीकेज करंट के बराबर होगी, तो इस करंट का भी मान क्या होगा, डिक्रीज करेगा। देखिए इसी का ग्राफ हम जो है कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये इसमें शो किया गया, देखिए इधर जो है IE शो किया गया है और इधर जो है VE को शो किया गया है। देखिए जनरली क्या होता है, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या होता है, इस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि वोल्टेज के अकॉर्डिंग करंट चेंज होती है। एक्स एक्सिस पर हमेशा उस वेरिएबल को लिया जाता है जो इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो,
और वाई एक्सिस पे हमेशा उस वेरिएबल को लिया जाता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि वोल्टेज पर डिपेंड होती है करंट, इसीलिए वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और करंट को वाई एक्सिस पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई को एक्स एक्सिस पर लिया गया है और वोल्टेज को मतलब करंट को एक्स एक्सिस पर, वोल्टेज को वाई एक्सिस पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट पर डिपेंड कर रहा है वोल्टेज। तो देखिए ये है इसमें शुरू में कि जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो पॉइंट ई का जो वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ रहा है। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये ऊपर साइड में क्या है, यहाँ पे क्या है, ये है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, वोल्टेज जो है बढ़ रहा है। तो शुरू में क्या हो रहा है, जो लीकेज करंट का मान है वो क्या है, ज़्यादा है। तो कैसे ज़्यादा है, ये देखिए यहाँ से अभी हमने बताया ना कि ये जैसे 200 माइक्रो एम्पियर है, 180 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो एम्पियर है। तो क्या हो रहा है, करंट, लीकेज करंट का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। अब लीकेज करंट का मान डिक्रीज़ करेगा तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज की भी निगेटिव वैल्यू घट रही है, इसका मतलब पॉजिटिव की तरफ वो बढ़ रहा है। तो इसीलिए जो है इसको इस तरह से दिखाया गया है कि यहाँ पे जैसे नीचे की तरफ ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज होगा, ऊपर की तरफ कम रिवर्स बायस वोल्टेज होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं रिवर्स बायस वोल्टेज का मान घट रहा है, मतलब माइनस वैल्यू घटती जा रही है, और जो लीकेज करंट का मान है वो घटता जा रहा है। अभी लीकेज करंट सबसे ज़्यादा है, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई। रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, और कम, यहाँ पे 0 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, तो वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ पे जो वोल्टेज हो गया वो कितना हो गया, ईटा इंटू वी प्लस वी टी, डायोड के वोल्टेज के बराबर हो गया। मतलब ये देखा जाए तो कितना हो गया, वी ए प्लस वी डी के बराबर हो गया। तो इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा देखिए। हाँ, इसमें हमने लिखा कि इफ़ बी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज इनपुट वोल्टेज, अगर हम इनपुट वोल्टेज के मान को लगातार बढ़ाते हैं, दैट इज़ वोल्टेज एट पॉइंट ई आर वी ई, देन ए कंडीशन अराइजेज एट विच वोल्टेज एट डायोड बिकम्स 0। तो एक कंडीशन आएगी जब जो है डायोड पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हेंस करंट थ्रू डायोड दैट इज़ आई ई आल्सो बिकम्स एज 0। ये कंडीशन हमने माना है कि ये वोल्टेज को इतना हमने बढ़ा दिया कि पॉइंट ई पर वोल्टेज 8 हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 8 था, तो डायोड पर वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया। डायोड पर वोल्टेज 0 हो गया तो डायोड से फ्लो होने वाली करंट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको आप ग्राफ में यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए यही वो पॉइंट है कि जहाँ पे करंट का मान क्या है, 0 है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो वोल्टेज है, वोल्टेज एट डायोड ये भी 0 है, और जो करंट है वो भी क्या है, 0 है। अब इसके बाद जो है अगर हम करंट को, अगर हम वोल्टेज को इसके बाद और बढ़ाते हैं, आफ्टर देन इफ वी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज इनपुट वोल्टेज देन इट इंक्रीजेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ डायोड। ये क्या करेगा, डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ाएगा, जैसे यहाँ से हम बता रहे हैं। इसके बाद 8.1 कर रहे हैं तो 8.1, तो डायोड पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कितना हो गया, 0.1। जब डायोड का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ रहा है, मतलब डायोड फॉरवर्ड बायस में आ गया, तो इसमें फॉरवर्ड बायस लीकेज करंट शुरू में फ्लो होगी, और वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा तो इसमें फॉरवर्ड बायस लीकेज करंट का मान थोड़ा सा और बढ़ेगा। यही है, ठीक है। आफ्टर देन इफ वी कंटिन्यूसली इंक्रीजेज इनपुट वोल्टेज देन इट इंक्रीजेज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ऑफ डायोड in same proportion to the input voltage, forward bias leakage current also increases।
इन प्रोपोर्शन टू इनपुट वोल्टेज फॉरवर्ड बायस लीकेज करंट आल्सो इंक्रीजेज। मतलब जिस तरह से हमारा इनपुट फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, लीकेज करंट का भी मान क्या होगा, बढ़ेगा। If we continuously increases input voltage, then a condition will arise at which input voltage, that is VE, becomes equal to eta into VB plus VD, that is V equal to eta VB plus VD। इतना हो जाएगा। मीन्स डायोड पर जो वोल्टेज हो गया वो 0.7 वोल्ट हो गया। At this condition, diode starts conducting. Voltage in this condition is known as peak voltage। इस समय जो डायोड पर इस समय जो पॉइंट ई पर वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, पीक वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, वीपी। एंड करंट थ्रू इमीटर आर डायोड, मतलब डायोड से जो फ्लो होगी करंट, उसी को हम इमीटर करंट भी कह सकते हैं। तो क्या कहलाएगी, आईपी कहलाएगी, पीक करंट कहलाएगी। एज कंडक्शन स्टार्ट्स, जैसे ही कंडक्शन स्टार्ट होता है थ्रू द इमीटर आर द डायोड, मतलब क्योंकि इमीटर से जो करंट जा रही है वो डायोड के थ्रू ही जा रही है, तो होल्स फ्रॉम पी रीजन इंजेक्ट इनटू एन रीजन। पी से क्या होंगे, जो होल्स हैं एन रीजन में इंजेक्ट होंगे, विच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन्स इन B2, मतलब बेस टू रीजन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करेंगे। एंड हेंस वोल्टेज एट पॉइंट ए डिक्रीजेस, पॉइंट ए पर जो वोल्टेज का मान है वो डिक्रीज करेगा। सो वोल्टेज VE आल्सो डिक्रीजेस एंड करंट IE इंक्रीजेज। सो फ्रॉम दिस पॉइंट निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन स्टार्ट्स। यहीं से क्या होगा, निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इस ग्राफ को समझिए। यहाँ से जैसे यहाँ पर तो डायोड पर वोल्टेज 0 था, इसके बाद अगर हमने वोल्टेज बढ़ाना शुरू किया तो डायोड पर फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बढ़ा। जैसे जैसे हमने 8.1, 8.2, 8.3 हम देते गए तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7 इस तरह से 0.6 वोल्ट तक हुआ। अगर हमने वोल्टेज और बढ़ाया तो बढ़ाते बढ़ाते जब डायोड पर जो वोल्टेज था 0.7 अधिक हो गया, मतलब इस तरह से यहाँ का जो वोल्टेज है कहाँ गया, ये यहाँ का वोल्टेज इससे 0.7 अधिक हो गया तो डायोड क्या होगा, कंडक्ट करने लगेगा। देखिए इसको समझिए। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि जैसे कोई एक डायोड है, ये डायोड है, इस डायोड के कैथोड पर, ये इसका एनोड है, ये कैथोड है, इस पर जो वोल्टेज है ऑलरेडी हमने 8 मान रखा, 8 वोल्ट। तो ये डायोड कंडक्ट करे, इसके लिए यहाँ का जो वोल्टेज होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए, 8.7। ऐसा होगा तो इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यही बात इसमें बता रहे हैं। तो जैसे ही करंट स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इसमें होल्स इंजेक्ट होना शुरू होंगे। होल्स इंजेक्ट होना शुरू होंगे तो यही वाले होल्स इसमें आएंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को न्यूट्रलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन ख़त्म होंगे तो इतने का रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस घटेगा तो इस पॉइंट ए का वोल्टेज घटेगा। ये वोल्टेज घटेगा तो इस डायोड की फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और बढ़ेगी। जब ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और बढ़ेगी तो इसमें करंट का मान और बढ़ेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि करंट बढ़ रही है, यहाँ का रेजिस्टेंस घट रहा है, मतलब जब यहाँ का रेजिस्टेंस घट रहा है तो इस पर वोल्टेज घट रहा है। ये वोल्टेज घटेगा तो यहाँ का भी वोल्टेज घटेगा। ओवरऑल क्या हो रहा है, करंट बढ़ रही है, वोल्टेज घट रहा है। तो इस तरह से अगर डिवाइस में, किसी भी डिवाइस में होता है कि वोल्टेज के घटने से करंट बढ़ती है तो ऐसी डिवाइस को बोला जाता है दिस डिवाइस हैविंग निगेटिव रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ये यूजेटी है ये निगेटिव रेजिस्टेंस क्या करेगा, शो करेगा। ड्यू टू दिस फॉरवर्ड बायस ऑफ डायोड इंक्रीजेज, मतलब डायोड की जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है वो इंक्रीज होती जाएगी। एंड मोर होल्स इंजेक्ट इनटू बेस 2 में और भी होल इंजेक्ट होंगे। सो मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेस 2 न्यूट्रलाइजेज एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टेंस ऑफ बेस 2 डिक्रीजेज विच फर्दर डिक्रीजेज वोल्टेज एट पॉइंट ए के वोल्टेज को और डिक्रीज करेगा। सो वी कैन से ए रीजनरेटिव एक्शन टेक्स प्लेस विच डिक्रीजेज वी ए के मान को कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा।
एंड हेंस डिक्रीजेज वी के मान को डिक्रीज करेगा एंड इंक्रीजेज आई बाई कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग वी का मान क्या होगा, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा। ए कंडीशन रीचेज एट विच डिक्रीज इन RB2 स्टॉप्स। RB2 का मान जो डिक्रीज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, ये घटना रुक जाएगा। एट दिस पॉइंट वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज IV वैली करंट एंड वोल्टेज एज VB, मतलब वैली वोल्टेज कहा जाएगा। तो ये ग्राफ को आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ से डायोड में कंडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो पॉइंट A का वोल्टेज घटने लगा। जब पॉइंट A का वोल्टेज घटने लगा तो अभी हमने इसमें बताया था, देखिए ऐसा था ना कि VE का मान जो है ईटा VBB प्लस VD के बराबर होगा। तो जब A का मान घटेगा तो E का मान भी घटेगा, मतलब VE का मान भी घटेगा। लेकिन करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इसकी वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं तो धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी हुई कि न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनों का न्यूट्रलाइज होना बंद हो गया। तो उस कंडीशन को हम वहाँ पे मानते हैं सैचुरेशन वाली स्थिति आ गई। उसके बाद अगर और भी होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं तो उन होल्स के इंजेक्ट होने की वजह से क्या होगा कि उसमें होल्स कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। और पॉजिटिव रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा मतलब उस पर वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा और करंट का भी मान बढ़ेगा। तो इस तरह से इसमें ग्राफ है। इस पॉइंट के बाद देखिए ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि क्या शो कर रहा है कि करंट का मान तो बढ़ रहा है। देखिए इधर क्या है, इस साइड में करंट है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वोल्टेज इसमें ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ रहा है। नीचे की तरफ आ रहा है मतलब वोल्टेज का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जहाँ यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से, तो जहाँ से कंडक्शन स्टार्ट हुआ वोल्टेज का मान घटना शुरू हुआ, लेकिन करंट का मान बढ़ रहा है। ये इसका वैली पॉइंट है। ये इसका क्या हुआ, ये इसका पीक पॉइंट हुआ। और ये इसका क्या हुआ, ये इसका वैली पॉइंट हुआ, वैली पॉइंट। तो इस पीक पॉइंट पर जो करंट होगी, पीक पॉइंट पर जो करंट होगी, इस करंट को बोला जाएगा दिस इज द पीक करंट। और इस पीक पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज द पीक वोल्टेज, जिसको हम VP कर सकते हैं और इस करंट को IP कह सकते हैं। इसी तरह से वैली पॉइंट पर जो वोल्टेज होगा उसको कह सकते हैं VB, और जो वोल्टेज करंट होगी उसको कह सकते हैं IB। After valley point, if input voltage further increases, then IE and VE both increases, and this region is called saturation region। तो अब इसमें देखिए 3 रीजन बन गए। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, इसको बोल सकते हैं क्या, कट ऑफ रीजन। यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन, इसको बोल सकते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और यहाँ से आगे तक का जो रीजन है इसको बोल सकते हैं सैचुरेशन रीजन। थैंक यू। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।